दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे हिंदी साहित्य की ये पहली क्लास है। इस क्लास में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले साहित्य क्या होता है, साहित्य की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, उसके बाद में इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हिंदी जो शब्द है, सभी हम जो हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं वह हिंदी शब्द कहाँ से आया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी साहित्य और इतिहास सभी का हम यहाँ पर शाब्दिक अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य जो शब्द बना है, साहित्य, यह स, हित और ये, इनके मिलने से साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, साहित्य का अर्थ जिसमें सबके हित की भावना निहित हो, यानी साहित्य उसे कहते हैं जिसमें सबके हित की भावना निहित हो। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जो आदि मानव था वह उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, लेकिन जब वह अपने खान पान में परिवर्तन करता है, अपने रहन सहन और वातावरण के प्रभाव से उसमें सोचने की क्षमता आती है। जब सोचने की क्षमता आती है तो वह सृजनात्मक कार्य भी करता है, और हर पीढ़ी सृजनात्मक कार्य तो कर नहीं सकती। तो ऐसा है कि वह जो नए नए प्रयोग करता है और सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करके कोई नई चीज़ ईजाद करता है तो वह अगली पीढ़ी के लिए वह उसको संचित करने का कार्य करता है। तो साहित्य भी उसे ही कहते हैं जिसमें सबके हित की भावना निहित हो, यानी कि साहित्य हम उसे कहेंगे जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभदायक हो। अब हम यहाँ पर इतिहास का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। इति जो है वो इतिहास, इति प्लस है और अस, इनके मिलने से बना है। इति का अर्थ होता है निश्चित, इति का अर्थ होता है जैसा था वैसा ही, जैसा था वैसा ही। है का अर्थ होता है निश्चित रूप से, यानी कि सचमुच, वास्तविकता में जो घटित हुआ है। और अस का अर्थ होता है होना। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ कि जैसा था वैसा ही, उसका निश्चित रूप से होना। क्या होना? ज्ञान। जैसा था वैसा ही, उसका निश्चित रूप से ज्ञान होना ही इतिहास कहलाता है। यानी इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इतिहास अतीत में घटित वे सभी घटनाएं जो कि निश्चित है, यानी जैसी घटित हुई है वैसे ही, और निश्चित रूप से, ऐसा नहीं कि काल्पनिक, निश्चित रूप से उसका हमें ज्ञान होना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास की अगर परिभाषा की बात करें तो इतिहास अतीत में घटित वे सभी घटनाएं, अतीत में घटित वे सभी घटनाएं जो जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो गई है, यानी वे सभी घटनाएं जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो गई है। यानी कि अभी जैसे कि ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जब आप उसे देखोगे तब वह मेरे लिए भूतकाल में चली गई, यानी ये जो क्लास है इसको रिकॉर्ड में कर चुका हूँ, तो वह इतिहास हो गया। जैसे कि अगर आपके जीवन का इतिहास माने, अगर आप 20 साल के हो तो 20 साल से पहले जितनी आपकी ज़िंदगी वो आपका इतिहास है। उसमें जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जिस प्रकार से आपका रहन सहन, पालन पोषण, व्यवहार, जिस प्रकार से आप सीखे हो, वो सभी आपका इतिहास ही है। अगर हम किसी की जैसे कि जीवनी लिखते हैं तो वो उसका इतिहास ही तो लिख रहे हैं, यानी उसके जीवन में जो भी घटित हुआ है उसे ही तो हम लिख रहे हैं जीवनी के रूप में। तो इस प्रकार से हम इतिहास को भी समझ सकते हैं। तो अतीत में घटित वे सभी घटनाएं जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो गई है उसे हम इतिहास कहेंगे। अब है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो इतिहास का जो जनक माना जाता है उसे इतिहास
इतिहास, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है, अब साहित्य के बारे में यहाँ पर हमने इतिहास की परिभाषा देख ली। यहाँ पर हम साहित्य की परिभाषा जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इतिहास की एक परिभाषा दी गई जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अधिकतर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यानी साहित्य की विषय वस्तु के बारे में उन्होंने कहा है कि साहित्य किसे कहते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यानी कि साहित्य के अंतर्गत वे सब विषय वस्तु जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक हो, उनके हित के बारे में हो, उनके हित के लिए आवश्यक हो, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। और वही चीज़ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। इसके बाद में हम हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द कहाँ से आया, किसने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, अब जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा भारत है। हालांकि इतना अच्छा नक्शा नहीं बना है, लेकिन फिर भी देखिए ये भारत है। ठीक है, यहाँ पर इसका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से एक नदी बहती है जिसे कहते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी बहती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो आगे है अफ़गान है, अफ़गानिस्तान, अफ़गान। इसके बाद में है ईरान, इसके बाद में है इराक। इस प्रकार से देश है ना। तो हमें यहाँ पर यह याद रखना है कि जैसे कि प्राचीन समय में लगभग 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी और उससे पहले भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और भारत को सोने की चिड़िया कहने के कारण जो बाहरी आक्रांताएँ हैं, यानी विदेशी जो ताकतें हैं, उनको भारत अपनी ओर अट्रैक्ट करते आ रहा है प्राचीन समय से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब जो ये सिंधु नदी के कारण ये जो प्रांत था इसे सिंध प्रांत कहा जाता था, सिंध प्रांत। और यहाँ पर रहने वाले जो थे वासी, उन्हें कहते थे सिंधुवासी। यहाँ पर जो वासी रहते थे उन्हें सिंधुवासी कहा जाता था। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी वो सिंधी भाषा कहलाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिंधु नदी के पास में अफ़गान, ईरान, इराक, जब यहाँ से जो विदेशी ताकतें आई ईरान से हमारे भारत पर, जब 11वीं 12वीं शताब्दी में विदेशी ताकतें जब ईरान से आई, तो ईरान में जो है वो फ़ारसी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? फ़ारसी भाषा बोली जाती है। और फ़ारसी भाषा के अंदर से को क्या बोला जाता है? ठीक है, अब से को है कैसे बोला जाता है? जैसे कि हर देश की अपनी एक भाषा होती है, और हर देश की भाषा होती है तो उसमें उनके बोलने का तरीका भी अलग होता है, उनकी वर्णमाला भी अलग होती है। तो अब क्या होता है, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊँ तो आपने ऐसी फिल्म देखी होगी जिसमें अंग्रेज़ हैं, तो वो जब हिंदी बोलते हैं तो वो कैसे बोलते हैं? वो कहते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आता है, तो वो हिंदी को क्या बोलते हैं? हिंदी। यानी वह द को ड बोलते हैं, क्योंकि उनके जो इंग्लिश है उसमें द का प्रयोग ज़्यादातर नहीं होता है, तो वो द को ड बोलते हैं। हिंदी नहीं आता है, वो त को ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब ईरानी लोग भी आए तो वो फ़ारसी भाषा बोलते थे, और यहाँ हिंदुस्तान में आने के बाद में स को क्या बोलते थे? है। तो यहाँ पर यह देखने की बात है कि जो सिंध प्रांत था उसे वे क्या कहते थे? हिंद। क्या कहते थे? हिंद। और सिंधुवासी को क्या कहते थे? हिंदूवासी। हिंदूवासी, हिंदूवासी। और सिंधी क्या हो गई? हिंदी। तो इस प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा है वो सबसे पहले याद रखना है आपको कि ये जो हिंदी भाषा है वो सबसे पहले भाषा के तौर पर प्रयुक्त नहीं होता था। यह शब्द सबसे पहले भाषा के तौर पर प्रयुक्त नहीं होता था, बल्कि यह होता था वहाँ के निवासियों के लिए, यानी भारतीयों के लिए हिंदी शब्द
कहलाता है, यानी कि बाहरी जो विदेशी जब आते थे तो यहाँ के जो भारतीय हैं उनके लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे यह भाषा के रूप में रूढ़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले साहित्य का क्या अर्थ होता है, उसकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या परिभाषा है, इसके बाद में इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, और उसके बाद में हिंदी शब्द सबसे पहले कहाँ आया, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने, ये हमारी पहली क्लास है तो ज़्यादा बड़ी क्लास ना रख करके यहीं पर अपन हिंदी साहित्य की ये पहली क्लास है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। और आगे आने वाली क्लासों में हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर हिंदी साहित्य और इतिहास को देखने का प्रयास किया, उसके बाद में भारतीय दृष्टिकोण साहित्य के प्रति कैसा रहा है, उसके बाद में हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बाद में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, उसके अलावा लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, ये सभी साहित्यों को हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।